अगेन 51, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, सभी ने बनाया होगा आई गेस। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लेज की रोल इन इम्यूनिटी? इम्यूनिटी में कौन सा ब्लड का कंपोनेंट रोल प्ले करता है? तो वो है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है, दे फाइट द इन्फेक्शन। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो वह है श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, क्लियर है? फिर 52, अगेन साइंस का क्वेश्चन है। विच टेक्नोलॉजी इनेबल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड क्रॉप हेल्थ यूजिंग रिमोट सेंसिंग? है ना, रिमोट सेंसिंग मतलब आप दूर में कहीं बैठे रहो, ऊपर में सैटेलाइट है, वहाँ सैटेलाइट से आप देख सकते हो कि पानी में भैया जब सॉइल में कितना मिट्टी है, मतलब पानी है। दूसरा है कि क्रॉप का आपका हेल्थ कैसा है, बढ़िया से ग्रो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी हेल्प करता है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। किसी को समझना है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या होता है तो चैट जीपीटी में या सिर्फ टाइप कीजिएगा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से वो करता है। तो रिमोट सेंसिंग द्वारा मिट्टी की नमी एवं फसल स्वास्थ्य की वास्तविक समय निगरानी कौन सी तकनीक संभव बनाती है? तो वह है आंसर बी, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। बोल रहे हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है एज अ बायोपेस्टिसाइड? बायोपेस्टिसाइड मतलब क्या होता है? पेस्टिसाइड क्या होता है कि मान लो कि आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो और बहुत सारे उसमें कीड़े वगैरह लग गए, तो उसको कहते हैं पेस्ट। अब उस पेस्ट को मारने के लिए आप यूज करते हो पेस्टिसाइड। अब ये बोल रहा है बायोपेस्टिसाइड मतलब किसी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप इस्तेमाल कर रहे हो एज अ उस बाकी लिविंग पेस्ट को मारने के लिए। तो कौन सा आंसर होगा? बैसिलस थुरिंजेसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिंजेसिस जो है वो सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है, वो होता है बैसिलस थुरिंजेसिस। तो वो क्या करता है? वो टॉक्सिक, जैसे ही पेस्ट क्या करेगा, पेस्ट उसको कंज्यूम करेगा, पेस्ट के बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, या फिर पेस्ट अगर उसको कंज्यूम कर जाता है बीटी को, बैसिलस थुरिंजेसिस को, तो क्या होगा? वैसे ही वो मर जाएगा। वो टॉक्सिक हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज करेगा, जिसके कारण जो आपका पेस्ट है वो मर जाएगा। तो जैव कीटनाशक के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो वो है बैसिलस थुरिंजेसिस। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है जीएम क्रॉप के बारे में। पहली बात तो जीएम समझ लो क्या होता है, यहाँ पे तो पता ही नहीं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। इट इज अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? मतलब क्या हुआ, कोई भी क्रॉप है उसका जो जीन्स है, उसके डीएनए को, जीन्स को क्या किया हमने मॉडिफाई कर दिया, तो वही जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कहा जाता है। तो बोलता है कि बीटी कॉटन जो है वो ओनली जीएम क्रॉप है जो कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में। तो हाँ, पहला इज गुड कि भैया एक ही कॉटन है, क्योंकि उसको खाया नहीं जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है। दूसरा है जीएम मस्टर्ड सरसों, दैट इज DMH11 हैज रिसीव्ड एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है, तो यस इट हैज अचीव्ड द, मतलब उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है, लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए क्लियरेंस नहीं मिला है कि भैया एनवायरमेंट के लिए कोई खतरा नहीं है अगर ग्रो करोगे भी तो। दूसरा बोल रहा है कि जीएम क्रॉप्स आर वाइडली ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आपको लगता है कि आप खाओगे, कोई इंसान खाएगा जीएम क्रॉप? नहीं खाएगा ना। कोई ये सोचेगा कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड है, पता नहीं खा ले क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आंसर विल बी 1 and 2। बीटी कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है, यही बीटी कॉटन है, बैसिलस थुरिंजेसिस, यही जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया। पहले क्या होता था, कॉटन को ग्रो करते थे, पेस्ट अटैक कर देता था, कॉटन खत्म हो जाता था, कॉटन के क्रॉप। अब हम लोग बीटी कॉटन ग्रो करते हैं। जैसे ही कॉटन को ग्रो किए, बीटी कॉटन के सीड्स को डाले, ग्रो हुआ, और अगर पेस्ट अटैक करेगा तो सेम बॉडी क्या करेगा, वो प्लांट क्या करेगा, वो टॉक्सिन को रिलीज करेगी और वो पेस्ट उसको इंजेस्ट करेगा और वो पेस्ट वहीं पे मर जाएगा। ठीक है, सो दे आर नॉट वाइडली ग्रोन। 54 का क्या होगा? 54 का आंसर होगा बी। भारत में जीएम आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों में संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर विल बी
केवल 1 और 2। बीटी कपास एकमात्र जीएम फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती होती है और जीएम सरसों का परिवारीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। देखो यार, ये अजोला का अगेन थोड़ा सा याद रखना है कि अजोला क्या है। अजोला एक तरीके का बायो फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन थ्रू सिम्बायोसिस विद एनाबेन। अगेन 55 का ये याद करना है यार। दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा सतत कृषि में एजोला की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन करता है? अनाबेना के साथ सहजीवन द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, देन वी आर 56 क्या कह रहा है? 56 कह रहा है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन मतलब जानते हो क्या होता है? एनीबॉडी कैन टेल मी? ड्रिप इरिगेशन, दीज आर माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, तो फर्टिगेशन यहाँ पे 2 वर्ड है, एक फर्टिलाइजर है, दूसरा है गेशन मतलब इरिगेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, जब इरिगेशन कर रहे हो तभी आप क्या कर, मतलब जो पानी जा रहा है ना इरिगेशन के लिए, खेती के लिए, तो उसी खेती के जो पानी है उसी पानी में आपने क्या किया, फर्टिलाइजर को मिला दिया है और उस फर्टिलाइजर को फिर आपने क्या किया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब आपने पाइप बैठाया है, पाइप बैठा के डायरेक्ट रूट्स में आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। किस चीज को? वाटर को। और उस वाटर के साथ साथ क्या किया जा रहा है, फर्टिलाइजर भी जा रहा है। समझिएगा क्या है, ठीक है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर जो है वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है, तो फर्टिगेशन के कारण क्या होगा, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रूट पे जा रहा है ना। दूसरा है न्यूट्रिएंट लीचिंग रिड्यूस होगा, तो अगेन बढ़िया, यस, न्यूट्रिएंट लीचिंग कम होगा। तीसरा इंक्रीज वीड इन्फेस्टेशन। यार ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, हम इसलिए थोड़ी कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन लगाए हैं फिर फर्टिगेशन कर रहे हैं, तो इतना दिमाग लगाए हैं, इतना पैसा खर्चा किए हैं, वीड मतलब उसको कीड़ा खाने के लिए नहीं ना, कीड़ा को तो खत्म करना है ना, तो 3 तो पहले ही काट दो, तो आंसर बच रहा है 1 और 2। तो अगेन नहीं भी पता है आपको ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, फर्टिगेशन क्या होता है, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि इट इज अबाउट द पॉजिटिव थिंग। इसमें भी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगेन डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा याद रखना कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा तो उसको मान लेना कि हाँ दैट इज राइट, नेगेटिव आएगा तो इट इज रॉन्ग व्हेन यू डोंट नो द आंसर। तो इट इज अबाउट 1 और 2। तो वीड इन्फेस्टेशन तो नहीं बढ़ेगा, तो अगेन फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट लीचिंग जो होगा वो कम होगा, तो आंसर विल बी 1 and 2. तो in drip irrigation system, fertigation lead to increase fertilizer use efficiency and reduce nutrient leaching. Consider the following statement about the zero budget natural farming. देखो जीरो बजट, अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट द नेचुरल फार्मिंग, है ना। तो देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नहीं भी पता है अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो आपको ये पता है ना, एलिमिनेट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। यस, जब नेचुरल बोल रहा है तो इन द सेंस ऑब्वियस बात है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को तो यूज नहीं करेंगे। तो जब अगर मान लो कि अगर 1 को आप सही मानते हो तो 2 तक 3 कट गया, ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास ऑप्शन बच रहा है 2 और 3। अब बोल रहा है कि जीव अमृत और बीज अमृत आर की माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन यूज इन इट। अब मुझे नहीं पता कि यूज होता है या नहीं होता है। तीसरा बोल रहा है प्रमोट द मोनोक्रॉपिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग इज अ कमर्शियल फार्मिंग। ये अगर आपको पता होगा कि मोनो फार्मिंग जो है वो कमर्शियल फार्मिंग से एसोसिएटेड है, तो आपका क्या ऑप्शन कट जाएगा, आपका ऑप्शन कट जाएगा 3। ठीक है, तो अब बच रहा है 1 और 2, तो 50-50 पे तो आ गए। तो अब याद रखिएगा जीव अमृत और बीज अमृत जो है वो की माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन है जो कि यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, इन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीव अमृत और बीज अमृत कुछ नहीं है, जो भी आपका माइक्रोबियल, जो भी वेस्ट होता है ना, हाउस होल्ड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वही सारे को एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है इन द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो आंसर विल बी 1 और 2, दैट इज इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग समाप्त किया जाता है। दूसरा है जीवामृत और बीजामृत, इसमें प्रयुक्त प्रमुख
सूक्ष्मजीवी घोल है। Which of the following best example explains the concept of edge computing? Edge computing क्या होता है यार, है ना? एज कंप्यूटिंग का आंसर होगा ये बी, प्रोसेसिंग द डेटा नियर द सोर्स ऑफ द डेटा जनरेशन। देखो जनरली क्या होता है ना कि अभी आप मान लो फॉर एग्जांपल कि दो तरीके से कंप्यूटिंग होता है। एक कंप्यूटिंग होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये समझो कि आप कार चला रहे हो, है ना, कार में बैठे हो और वो भी ड्राइवरलेस कार में, ठीक है, कि ड्राइवर नहीं है। अब ड्राइवर लेस कार में ड्राइवर उसको खुद कार को खुद ही डिसीजन लेना है कि कब सामने कोई आ रहा है, गाड़ी को रोकना है, कब स्पीड करना है, कब घटाना है। तो एज कंप्यूटिंग में क्या होता है, अगर दो तरीके से होता है, एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर सेंट्रलाइज्ड जो कंप्यूटिंग होता है ना, कि डाटा सर्वर कहीं और पर है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आप कार में बैठे हो, ठीक है, कार क्या करेगा, कार कहीं दूसरे कंट्री में, मान लो कि इंडिया में आप चला रहे हो, अमेरिका में क्या है इसका, अमेरिका में इसका डाटा सेंटर है, ठीक है, जहां पे सारा डाटा है इसके पास। तब ये अमेरिका में सिग्नल भेजेगा कि भैया देखो क्या, ये कार भेजेगा कि देखो अभी क्या है कि हम ड्राइवरलेस कार में है, सामने गाड़ी खड़ा है और हमको रोकना है गाड़ी को। तो ये डेटा भेजेगा कहाँ पे, अमेरिका के डेटा सेंटर को। अब अमेरिका से डेटा फिर वापस आएगा कि हाँ भाई रोक दो। तो उसको भेजने में और लाने में क्या होगा, बहुत सारा समय लगेगा, है ना, समय लग जाएगा। तब तक पता चलेगा गाड़ी क्या है, ठुक गया, गाड़ी जो है आगे वाले गाड़ी को ठोक दिया, तो वहां पे क्या होगा, ये फेल कर जाएगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया एज कंप्यूटिंग का। मतलब अगर ड्राइवरलेस कार में हो तो ये कार के अंदर में ही ऑन बोर्ड ही क्या है, डाटा सेंटर है ना, जो उसको इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भाई देखो सामने गाड़ी है। तो वो क्या करेगा, तुरंत अपने जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है, जो कार में जो कंप्यूटर है, उसी को भेजेगा मैसेज, और वहीं से मैसेज उसको रिसीव होगा कि तुरंत गाड़ी को अब क्या करो, ब्रेक लगाओ, तो तुरंत ब्रेक लग जाएगा। दैट इज अबाउट द एज कंप्यूटिंग। तो प्रोसेसिंग द डेटा नियर द सोर्स ऑफ डेटा जनरेशन, वही बोल रहा है कि जहां पे डेटा जनरेशन होगा वहीं पे उसका प्रोसेसिंग होगा और फिर से उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ ड्राइवरलेस कार और बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो होता है एज कंप्यूटिंग। दैट इज एज कंप्यूटिंग की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है, डाटा उत्पत्ति स्रोत के निकट ही डाटा का प्रोसेसकरण। ये बोल रहा है कैश मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी क्या होता है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अगेन इट इज राइट, इट स्टोर्स द फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। यस, 1 और 2, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है कैश मेमोरी। देखोगे कि ना आपके जैसे कभी कोई डेटा कभी खोलना कि फॉर एग्जांपल कोई ऐप वगैरह खोलना, उस ऐप के डिटेल्स में जाना, तो वहां पे बहुत सारे मेमोरी आएगा डिफरेंट। तो एक प्रकार का मेमोरी होगा जो कि कैश मेमोरी होगा। कैश मेमोरी क्या होता है कि वो आप जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो उस ऐप का एक शॉर्टकट डेवलप कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्गोरिदम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, अब यूट्यूब में आप यूज कर रहे हो तो यूट्यूब क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक कैश मेमोरी डेवलप करेगा जिसको एल्गोरिदम बोलते हैं आप लोग, कि भाई देखो ये बंदा जो है इस तरीके का चीज देख रहा है, तो वो कैश मेमोरी के अकॉर्डिंग आगे जब आप यूट्यूब खोलोगे तो उस तरीके का वीडियोस जो है वो चालू हो जाएगा। तो दैट इज फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ठीक है, आंसर होगा 1 और 2। अब यहाँ पे तीन चीज, एक होता है डार्क नेट, एक होता है डार्क वेब और एक होता है डीप वेब। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज है, एक होता है डार्क नेट, एक होता है डार्क वेब और एक होता है डीप वेब। तो डीप वेब समझ लो फॉर एग्जांपल कंटेंट नॉट इंडेक्स बाय द सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल जीमेल में इफ आई विल फाइंड कि भाई फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू फाइंड समबडी कॉल्ड एज yogesh.gmail.com। ठीक है, अब इसके अंदर में बहुत सारे मेल्स होंगे। ठीक है, इस मेल्स का भी कुछ एड्रेस होगा, है ना। अब इस मेल को मैं अगर डायरेक्ट जो कि एड्रेस किया जा रहा है योगेश को, अगर वो मेल को मैं डायरेक्ट एक्सेस करूं गूगल में जाके, तो क्या वो मेरे को मिलेगा? Would you able to find that same mail? उस मेल या उस मेल का कंटेंट डायरेक्ट अगर मैं
जाऊं और गूगल में सर्च करूं तो मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा वो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कंटेंट नॉट इंडेक्स्ड बाय द सर्च इंजन। ठीक है, जीमेल में मेरे को डायरेक्ट नहीं, मतलब मैं गूगल में गूगल में जाऊं और मैं डायरेक्ट बोलूं कि योगेश अग्रवाल को कौन सा ईमेल आया है वो मेरे को बताएं, तो वो मेरे को एक्सेस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले योगेश अग्रवाल के जीमेल को लॉग इन करना होगा, उसके बाद मुझे वो ईमेल का एक्सेस मिलेगा। तो दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ डीप वेब। ठीक है, कि वो वेब में तो है लेकिन एक्चुअल में आपको मिल नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो एंड यू नो कि इजीली आप नेटफ्लिक्स सर्च करोगे, अकाउंट को लॉगिन करोगे, आपको मिल जाएगा वो मूवी नेटफ्लिक्स के अंदर। बट अगर आप डायरेक्ट उस मूवी पे एक्सेस करना चाहोगे या उस सीरीज पे एक्सेस करना चाहोगे तो वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा आपको। दैट इज फॉर्म ऑफ डीप वेब, कि भैया उसके सामने एक प्रोटेक्शन विंडो लगा हुआ, उस प्रोटेक्शन विंडो को आपको पार करना होगा, तब जाके यू विल एक्सेस टू हैव तो वो फॉर्म करेगा डीप वेब का पार्ट। देन देयर आर टू थिंग्स, अगेन टू थिंग्स। तो दो थिंग क्या है कि डार्क वेब और डार्क नेट। डार्क नेट किसको बोलते हैं? जैसे इंटरनेट होता है ना, जैसे इंटरनेट होता है वैसे ही एक डार्क नेट होता है। ठीक है, तो डार्क नेट आपको डायरेक्ट गूगल में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए एक ब्राउजर होता है टॉर ब्राउजर, और उसका डोमेन नेम होता है .onion। ठीक है, जैसे www.com होता है, IN होता है ना, तो उसमें होता है .onion। तो आप क्या करोगे, जब टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करोगे तब आप एक्सेस कर सकते हो डार्क नेट पे। ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट। और उस डार्क नेट के अंदर में, जैसे इंटरनेट के अंदर में अगर आपने www.facebook.com खोला तो वो खुल गया, उसी तरीके से उस डार्क नेट के अंदर में जब आप जाओगे और फिर अगर कोई वेबसाइट जिसका www.facebook.onion होगा, इस तरीके का डोमेन नेम होगा, तब आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो उसको बोलेंगे डार्क वेब। दैट इज, डार्क नेट इज अ इनक्रिप्टेड नेटवर्क और डार्क वेब इज अ वेबसाइट होस्टेड ऑन द डार्क नेट। याद रखिएगा, ठीक है। I hope you got to know the answer for the 60 will be C, D, 1, 2, 3 all definitions are correct। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूं, डार्क नेट इज अबाउट इंटरनेट, लेकिन वो इनक्रिप्टेड होता है, वो सबको को एक्सेस नहीं मिल सकता है। अब उस डार्क नेट के अंदर में जो वेबसाइट्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हो? डार्क वेब। ठीक है, और डार्क डीप वेब बोलते हैं कि भाई जैसे अगर मुझे एक्सेस नॉर्मल, आपको गूगल में वो सारा कुछ नहीं मिलेगा, जो कि कंटेंट आप सर्च करोगे यू विल नॉट इजीली एक्सेस। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जीमेल, अगर मेरे जीमेल को एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, यू हैव टू लॉग इन मेरे ईमेल को और उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो। दैट इज फॉर्म द पार्ट ऑफ डीप वेब। देखो 61 बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड रेलवे रूट जो है वो कितने रेलवे जोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो इट इज 4 जोन, 4 जोन है जो कंट्रोल किया जाता है। रांची का याद रख लीजिएगा कि रांची कौन सा जोन में फॉर्म करता है। ठीक है, झारखंड की रेल सेवाएं मुख्यतः 4 रेलवे जोनों में द्वारा नियंत्रित है। बोरा डिस्ट्रिक्ट जिसका मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन है, धनबाद। ठीक है, झारखंड का वो जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाली। इच्छा डैम और गजिया डैम कौन से रिवर से एसोसिएटेड है? तो स्वर्ण रेखा, इच्छा और गजिया डैम। बाल पहाड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गिरिडीह में है। देशेर कथा, ठीक है, जो फेमस बुक है किसका? फ्रीडम फाइटर सखाराम दुष्कर। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो लिखा गया है बांग्ला में। देशेर कथा किस में लिखा गया है? बांग्ला में लिखा गया। और किस फ्रीडम फाइटर के ऊपर में लिखा गया है? सखाराम दुष्कर। देन मुंडारी मैगजीन जगर सदा के एडिटर कौन थे? तो सुशील कुमार बागे। ये याद रखना आपको। जियाडा कब स्टैब्लिश हुआ है? तो वो स्टैब्लिश हुआ है 2001 में। बोल रहा है कौन सा नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है? तो वो काटते हैं हमारे माही जी। तो याद रखिएगा, माही जो है 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटते हैं। अगर 8 बज रहा है इंडिया में, अगर इंडिया में जब, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोल रहे हैं इस तरीके का क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है। Then 8 AM is IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, जो कि अराउंड 82.30
82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ना, इंडिया का IST है। तो ये 120 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में 120 डिग्री में कितना टाइम बज रहा है, मतलब 8 बज रहा है इतने डिग्री में, 82.5 डिग्री में 8 बज रहा है, तो 120 डिग्री में कितना होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज अराउंड 4 मिनट। तो कुछ नहीं करना है, 120 डिग्री माइनस कीजिएगा 82 डिग्री 0.30 ईस्ट से, तो ये आ जाएगा अराउंड 37.30, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से तो ये अराउंड आएगा आपका 2.5 घंटे के अराउंड, ठीक है। 2.5 घंटे के अराउंड आएगा, तो इसको बढ़ा दीजिएगा 2.5 घंटा, दैट इज अराउंड 10:30 मिनट, ठीक है। डिफरेंट बाउंड्री है, ठीक है। एक है आपका रेडक्लिफ लाइन, एक है मैकमोहन लाइन और एक है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, और रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो आंसर विल बी, बट आंसर यहाँ पे बी बोल रहा है, देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। हाँ, ये डेट गलत है, यहाँ पे डेट याद रखिएगा कि इट इज इन 1914, ठीक है। यहाँ पे डेट को क्या किया है, आगे पीछे कर दिया है, यहाँ पे कंट्री को गलत कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो आंसर विल बी, डेट आपसे नहीं पूछेगा, डेट नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर विल बी बी। गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ जियोसिंक्लाइन। गंगा प्लेन क्या है, गंगा प्लेन जो है वो क्या है, एक जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि देखो यार, ये जो है यूरो प्लेट था, प्लेट का कॉन्सेप्ट अगर जानते हो तो यूरेशियन प्लेट था ये, और इधर से था इंडियन प्लेट, ठीक है, क्लियर। अब ये जब दोनों एक दूसरे से टकराना लगा, ठीक है, जब टकराया तो यहाँ पे क्या बना, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से टकराया, और यहाँ पे क्या बन गया, ये हिमालय बन गया, ठीक है, ये हिमालय बन गया। अब जब ये बनने लगा तो ये वाला प्लेट पीछे से क्या होगा, उठा, क्योंकि इंडियन प्लेट जो था वो डेंसिटी में कम था, वेट में कम था, डेंस कम था, तो वो उठा और बीच से ये टूट गया, क्रैक कर गया। तो क्रैक किया तो ये गड्ढा बन गया यहाँ पे, ठीक है, एक गड्ढा सा बन गया, बहुत बड़ा गड्ढा। और क्या हुआ, ये गड्ढाई का नाम क्या रख दिया ये लोग, जियोसिंक्लाइन। अब जो इंडियन प्लेन है वो क्या हुआ, कैसे बना, अब वो गड्ढे में जितना भी हिमालय उठा, हिमालय से जितना भी मटेरियल इरोड होते हैं वो जाके धीरे धीरे क्या हुआ, इस जियोसिंक्लाइन में जाके डिपॉजिट होते चलेगा, एंड दैट फॉर्म द गंगा प्लेट। क्लियर, फिर से समझ लीजिए कि यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, दोनों एक दूसरे से टकराया, हिमालय बना। अब जब हिमालय बना तो इंडियन प्लेट साथ में उठ भी गया, और उठा तो वो बीच से टूट गया, और टूट के वहां पे गड्ढा बन गया, क्रैक बन गया, और वो क्रैक में फिर बाद में जो भी हिमालयन रिवर्स उधर से आ रहे थे वो सारे डिपॉजिट सेडिमेंट्स लाके धीरे धीरे जमा कर दे रहे थे, एंड दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ गंगा प्लेट। गंगा मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है, दैट इज जियोसिंक्लाइन। अगेन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नाम कहाँ पे है। डोंगखाला इज इन सिक्किम, देवमल्ली इज इन ओडिशा, हाईएस्ट पीक है उड़ीसा का, डोंगखाला इज पास इन सिक्किम, कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी है, और डेक्कन प्लेट्यू ग्रेजुअली राइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आंसर 4 जो होगा वो गलत होगा, और 3 पेयर जो है वो सही होगा। सो दिस इज टफ क्वेश्चन कि आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें याद रखिएगा यार कि इसमें 2 या 1 गलत होता है। जब अगर आप कॉमन सेंस देखोगे तो आप देखोगे कि अगर इसमें नहीं भी आता आपको तो आप रखना या तो 1 पेयर गलत होगा या 2 पेयर गलत होगा। तो आंसर हमेशा याद रखना कि या तो 3 पेयर सही होगा या 4 पेयर सही होगा, सॉरी 3 पेयर सही होगा या 2 पेयर, बी या सी में हमेशा आंसर रखना अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और इफ यू डोंट नो द आंसर देन ओनली। Then we have previous year question, कार्डमम हिल कौन से स्टेट में लाई करता है, केरला एंड तमिलनाडु, दैट इज वेस्टर्न घाट का लोकल नेम है। In which of the following river does the upper course contain fresh water while the saline water flows in the lower course? क्या कह रहा है कि एक नदी बह रहा है, नदी जहां से स्टार्ट होती है तो वहां पे तो फ्रेश वाटर है, लेकिन जब नदी नीचे पहुंचती है अपने गंतव्य तक पहुंचती है तो वहां पे वो सलाइन हो जाता है, तो वो एक लूनी रिवर है। ठीक है, लूनी रिवर इसलिए है
क्योंकि नर्मदा तापी नहीं, ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है। लूनी रिवर जो है वो डेजर्ट में जाके मिल जाती है, ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ में जाके ही खत्म हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि रन ऑफ कच्छ इज सॉल्टी रीजन, और वो निकलती कहां से? लूनी निकलती है अरावली से, ठीक है। बोल रहे हैं कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा इंडिया का फॉरेस्ट है। तो यार देखो यार, फॉरेस्ट कहाँ पे ज्यादा होगा, तुम खुद सोचो, है ना। कॉमन सेंसिकल बात है ये बहुत कॉमन सेंस वाला है। ये एक इंडिया है ना, ये वाला पूरा पार्ट मेरा क्या है? पेनिनसुलर इंडिया है कि नहीं? ये पूरा पेनिनसुलर पार्ट है। ये मेरा सिर्फ हिमालय का पार्ट है। आधा हिमालय तो इंडिया से बाहर है, ठीक है, आधा हिमालय तो इंडिया से बाहर है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे लेगा? और यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। दिस इज ईस्टर्न घाट एंड दिस इज वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी किसका पार्ट बन गया? पेनिनसुलर इंडिया का ही। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिलेगा फॉरेस्ट एरिया। एरिया बड़ा है ना, जहाँ एरिया ज्यादा बड़ा है वहीं पे मिलेगा। हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किसका है 2011 के सेंसस के हिसाब से? तो आंसर विल बी मेघालय। हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन आ सकता है असम के साथ, क्योंकि असम हैज अ गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो असम आंसर होगा डी, मेघालय। कोरल रीफ, चारों कोरल रीफ है, ठीक है। लक्षद्वीप तो पूरा ही कोरल रीफ से बना हुआ है। ये बोल रहा है कि कौन सा एरिया जो है वो कोरल रीफ है। तो लक्षद्वीप पूरा बना हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार भी कोरल है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी कोरल है, अंडमान निकोबार में भी कोरल है। बस गल्फ ऑफ कच्छ और अंडमान पूरा कोरल से नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कोरल रीफ क्षेत्रों में शामिल है? तो अंडमान, कच्छ, मन्नार, लक्षद्वीप। तो आंसर होगा चारों, उपरोक्त सभी। सोहराई खोर बोल रहे हैं कि इन विच ईयर वाज द जीआई टैग अवॉर्डेड टू सोहराई खोर। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा गुड्स है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के लिए फेमस है, चाहे वो पेंटिंग्स हो सकता है, खाने की कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है। तो जीआई टैग मिलने से क्या होता है कि उसका पॉपुलैरिटी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, कि भाई उस रीजन का। तो सोहराई भी क्या है? सोहराई एक प्रकार का पेंटिंग है, ठीक है, मुरल पेंटिंग है, मतलब जो दीवार में बनाया जाता है। तो ये सोहराई पेंटिंग कहाँ का है? हजारीबाग का है। और ये जीआई टैग जो है वो कब मिला था? तो वो मिला था आपका 2004-05 में, ये याद रखिएगा। 78 का आंसर विल बी सी। अगेन हु इज ऑथर ऑफ विचारों के 11 अध्याय? तो इसका आंसर याद रखिएगा, रविंद्रनाथ महतो जी हैं, जो हमारे करंट झारखंड के स्पीकर हैं। रविंद्रनाथ महतो, विचारों के 11 अध्याय उन्होंने ही लिखा है। स्पीकर ऑफ झारखंड विधानसभा। अब बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग हुआ इस साल 2026 में डेवोस में, ठीक है। अब वो मीटिंग में हेमंत सोरेन जी गए थे, हमारे झारखंड के सीएम, ठीक है। तो वो डेट बताइए। तो देखिए, इससे सड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ सकता है, हो सकता है याद तो, लेकिन करना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जनवरी 19 से लेकर जनवरी 23 तक के लिए वो वहां पे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, हमारे सीएम साहब। इससे बेटर क्वेश्चन हो सकता था कि वहां पे उन्होंने क्या किया, झारखंड के लिए क्या डेवलपमेंट किया, है ना, क्या बात हुई कि क्या झारखंड में डेवलपमेंट होगा, क्या दिशा निर्देश दिया गया, क्या वहां पे काम हुआ जो कि झारखंड को आने वाले समय में हेल्प करेगा। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहे हैं कि शिबू सोरेन जी जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर वो कब बने थे झारखंड के? तो आंसर होगा 2 मार्च 2005 को वो पहली बार जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड के लिए ओथ एडमिनिस्टर किए थे। और वो झारखंड के सीएम कितने बार रह चुके हैं? 3 बार रह चुके हैं। उनका डेथ कब हुआ वो भी याद रखिएगा। डिसोम बाबा किसको बोलते हैं वो भी याद रखिएगा। कौन सा अवार्ड इस बार मिला था उनको? सिविल अवार्ड, पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण। एनीबॉडी कैन टेल मी, प्लीज कमेंट इन द कमेंट कीजिए। बिटवीन विच टू कंट्री वाज अ नेवल एक्सरसाइज SLINX 24 रिसेंटली कंडक्टेड एट विशाखापट्टनम? अगेन देखिए, ये बहुत टफ क्वेश्चन थोड़ा हो जाता है कि इंडिया मलेशिया के बीच में हुआ, बांग्लादेश के बीच में हुआ, श्रीलंका के बीच में हुआ, इटली के बीच में हुआ, मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि SL का मतलब क्या होता है, अगर नहीं भी पता है तो SL इज श्रीलंका, अगर आप फुल फॉर्म लगाएंगे तो। INS इंडिया,
तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, तो ये आपको कॉमन सेंस लगाने के लिए ही आंसर ये क्वेश्चन दिया गया था। दैट इज आंसर विल बी 82 का सी, दैट इज श्रीलंका इंडिया। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर ऑफ विच लेक इन लद्दाख आर्मी ने रिसेंटली अनवील किया है शिवाजी का स्टैच्यू। ठीक है, शिवाजी का स्टैच्यू जो है वो कौन से लद्दाख के लेक में इंडियन आर्मी ने अनवील किया, तो वो है पैंगोंग लेक, ये याद रखिएगा। शेषनाग और चंद्रताल, दीज टू लेक्स आर नॉट इन लद्दाख। ठीक है, वो दोनों लद्दाख में नहीं है, लद्दाख में दो लेक हैं, पैंगोंग और सो मरोरी। तो इससे भी आप 50-50 एलिमिनेट कर सकते हैं एंड पैंगोंग इज द राइट आंसर। सो हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति किस झील के किनारे अनावरण की, तो वो होगा पैंगोंग लेक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भैया देखो प्रो कबड्डी लीग हो रहा है साल में, तो पहली बार टाइटल कौन जीता है ना, प्रो कबड्डी लीग में टाइटल पहली बार किसको कौन जीता है, हरियाणा को कौन हराया और कौन जीता, हरियाणा ने जीता और उन्होंने हराया किसको, पटना को हराया। तो यार ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट स्टिल यू रिमेम्बर कि भाई कबड्डी, आई होप मजा आता है कबड्डी खेलने में, आप लोग खेलते होंगे। देखो ये भी थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो थोड़ा बन सकता है। बोल रहा है कि विच एक्ट्रेस वाज ऑनर्ड एट फिल्म फेस्टिवल इन तिरुवनंतपुरम, कहीं पे भी हुआ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बोल रहा है कि एक्ट्रेस को ऑनर्ड किया गया रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है शबाना आजमी, केरला रेखा, करीना कपूर, कटरीना कैफ। तो ये याद रखिए कटरीना कैफ जी और करीना कपूर जी जो हैं ये लोग अभी भी स्टिल दे आर वर्किंग एंड दे आर स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू द सिनेमा, है ना, और अभी उतनी बूढ़ी नहीं हुई, उतनी ज्यादा ऑनरेबल टाइप नहीं हुई है अभी एज कंपेयर टू शबाना आजमी और रेखा जी, है ना। तो दीज टू आर लिटिल ओल्डर एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो यहीं पे दो ऑप्शन तो कट जाएगा, करीना कट जाएगा, कटरीना कट जाएगा। अब बच रहा शबाना आजमी जी और रेखा जी, अब इसी दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर विल बी ए, शबाना आजमी जी। देखिए आंसर अगर पता है तो फॉर श्योर मार्क कर दीजिए, नहीं पता है तो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू एलिमिनेट। आप 50-50 एलिमिनेट करते हो तो देयर इज स्टिल अ चांस कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए शबाना आजमी। बोल रहा है कि एफबीआई के जो अभी एफबीआई के हेड कौन है, पता नहीं, इतना ज्यादा हम लोग को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से इतना ज्यादा क्या बोलते हैं प्यार क्यों है। आई डोंट थिंक कि भाई ऐसा थोड़ी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं ना। दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन कंट्री दो दे आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई यूएसए के हेड कौन है अभी जो है वो है काश पटेल। बस इतना याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डीटीएच चैनल जो है वो लॉन्च हुआ है फॉर साइन लैंग्वेज और उसका नाम क्या है। ठीक है, एक डीटीएच चैनल, डायरेक्ट टू होम चैनल, एक टीवी का चैनल है जो कि साइन लैंग्वेज के लिए प्रमोट के लिए लॉन्च हुआ है। तो वो लॉन्च, उसका नाम है पीएम ई विद्या। मतलब जो डेफ बच्चे होते हैं ना तो उनको सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए एक साइन लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग डिफरेंट साइंस होता है ताकि वो समझ सके। तो वो एक डीटीएच चैनल है पीएम ई विद्या, उसी के नाम से लॉन्च किया गया है कि वहां जो पढ़ाई होगा वो किस बेसिस पे होगा, साइन लैंग्वेज में पढ़ाई होगा। अब ये बोल रहा है कि कौन सा आईआईटी जो है वो रिलीज किया है। वर्ल्ड बच्चा है, मान लीजिए एक फीटस है, ठीक है, एक बच्चा है, जन्मता बच्चा फीटस है, ठीक है। अब इसका ब्रेन है, अब इस ब्रेन का इमेज 3D इमेज जो है वो कौन रिलीज किया है, कौन सा आईआईटी, तो आईआईटी मद्रास ने रिलीज किया है। ठीक है, एक बच्चा है, देयर इज अ बेबी और इस बेबी का फीटस का क्या ब्रेन का 3D इमेज जो है वो रिलीज किया है। और 3D इमेज का नाम क्या रखा है, धारिणी। पर्पस क्या है कि बच्चे को अगर कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर होता है वगैरह होता है तो उसको ठीक करने के लिए फ्यूचर में, है ना। बोल रहा है कि रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया एज स्पोर्ट एम्बेसडर ऑफ दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल, है ना। दुबई पे तो भाई ईरान बम गिरा रहा है, तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए
किसको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो हरभजन सिंह क्रिकेट, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, दोनों को। तो आंसर विल बी सी। आंसर विल बी दोनों ए और बी। क्लियर? देखो यार, ये सब फैक्चुअल है, थोड़ा सा रटना होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ कहाँ पे? राजगीर में हुआ। ठीक है, किस स्पोर्ट्स के लिए हुआ? हॉकी के लिए हुआ, वुमेन हॉकी के लिए हुआ। ठीक है, अब इंडिया टाइटल कौन जीता? तो टाइटल जीता इंडिया। ठीक है, किसको हरा के जीता? किसको हराया? चाइना को हराया। अरे नाम से ही बोल रहा है कि एशियन का चैंपियंस है। ठीक है, तो इंग्लैंड तो हट जाता है, अर्जेंटीना हट जाता है। जब एशिया का बात कर रहा है तो घट गया ये दोनों। अब बच रहा ऑस्ट्रेलिया और बच रहा चाइना। तो चाइना विल बी मोर रेलेवेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप में अलग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ एशिया। एशिया का तो नहीं पार्ट है ना ऑस्ट्रेलिया। तो अगेन, सो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में हुआ और इंडिया ने किसको हराया? चाइना को हराया। अगेन कॉमन सेंस, नहीं भी पता है तो विद कॉमन सेंस यू विल इजीली एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि किनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का। ठीक है, तो पंकज त्रिपाठी जी हैं। ये नहीं क्वेश्चन आएगा, 2024 का पूछ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फिर से अवार्ड दिया है। ठीक है, कौन सा? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। देखो यार, अब नहीं भी पता है अबूजा, अगर आपको पता है कि अबूजा क्या है तो अबूजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। और अगर नाइजर नहीं भी है तो नाइजर से नाइजीरिया लगा लो यार दिमाग। ठीक है, घाना है, रसिया है, डोमिनिशियन रिपब्लिक है, तो नाइजीरिया। आंसर विल बी सी। मोदी जी को एक सम्मान मिला है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, वो नाइजीरिया ने दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई पहला फॉरेन कैंपस सिम्बियोसिस का, सिम्बियोसिस जो यूनिवर्सिटी है इंडिया में, सिम्बियोसिस जो कॉलेज है, उसका पहला फॉरेन कैंपस कहाँ पे खुला है? तो वो दुबई में खुला है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस अभी कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस है प्रविंद जुगनॉथ। ठीक है, थोड़ा इंडियन ओरिजिन वाले से हम लोग को थोड़ा सा ऑब्सेशन ज्यादा है ना, इसीलिए हम लोग ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन बने हैं? प्रविंद जुगनॉथ। आंसर विल बी बी। पैट्रिक जे एम गवर्न अवार्ड, सो किनको मिला है? हु हैज रिसेंटली अवॉर्डेड द पैट्रिक जे एम गवर्न अवार्ड? तो एम जे गवर्न अवार्ड इज गिवन फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप या टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा अगर आप काम करते हो तो उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अरुंधति रॉय तो नहीं होंगी क्योंकि ये लिटरेचर से एसोसिएटेड है ना, लिटरेरी वर्क से। कैलाश सत्यार्थी अगेन ही इज नॉट एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड नहीं है। ही वाज एसोसिएटेड विद बच्चों के लिए, है ना, बचपन बचाओ आंदोलन ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया था। अजीत प्रेम जी एंड देन देयर इज नारायण मूर्ति। तो आंसर विल बी ए, दैट इज नारायण मूर्ति जी को मिला है पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड। ये क्वेश्चन देख लीजिए 96। तो 96 to which country has the International Shooting Sport Federation entrusted the hosting of the ISSF Junior World Cup 2025? तो इंडिया। बोल रहा है कि कौन इंडियन अमेरिकन जो थी उनको मिला है टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2024? तो आंसर होगा कैटलीन सैंड्रा नील। ठीक है, किस इंडियन अमेरिकन को, मतलब अमेरिकन है लेकिन वहां पे इंडियन थी, तो उनको क्या मिला है? मिस इंडिया यूएसए का टाइटल 2024, दैट इज कैटलीन सैंड्रा नील। ये बोल रहा है कि किस कंट्री के साथ रिसेंटली इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ विच कंट्री टू डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय? और थोड़ा लंबा नाम लिख लेना चाहिए था संग्रहालय का। तो देखो ये जो पुराना पार्लियामेंट है ना, तो उस पुराना पार्लियामेंट तो अमेंडन हो गया क्योंकि नया पार्लियामेंट जब से बना है, तो वो पुराना पार्लियामेंट को ये लोग न्यू, जितने भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो बोले हैं कि ये वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट म्यूजियम बनेगा। तो उस म्यूजियम का नाम रख दिया पुराने पार्लियामेंट का, पुराने पार्लियामेंट को कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूजियम में और उसका नाम रख दिया है युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, तो वो बनाया जा रहा है किसके हेल्प के साथ? फ्रांस के हेल्प के साथ। फ्रांस से हेल्प लिया जा रहा है कि भाई देखो हेल्प करो मेरे को बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को डिजाइन नहीं आता है ज्यादा। ठीक है, तो सोचिए कि हम लोग को सब कुछ करने के लिए, एक म्यूजियम बनाने के लिए भी हम लोग को यूएस से हेल्प, वेस्टर्न कंट्री से हेल्प लेना पड़ रहा है। So this is very bad. Who has been assigned the hosting of the World Para Athletic Championship 2025? Again India.
ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है, अगर उसमें इंडिया ऑप्शन है, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह का आ रहा है और उसमें पूरे वर्ल्ड में इंडिया का भी ऑप्शन है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर नहीं भी आता है तो कोशिश कीजिएगा कि इंडिया को ही मार के आइएगा, क्योंकि बेसिकली इंडिया ही आंसर होता है। ठीक है, पैरा एथलीट कौन कर रहा है? बोल रहा है कि इंडिया का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क। देखो यार, पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क है, ऑक्सीजन पार्क नहीं है। ऑक्सीजन पार्क इज इन रांची एंड ऑक्सीजन बर्ड पार्क इज इन नागपुर। ये याद रखिएगा, पहला, भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क है। मतलब वहां पे बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, है ना। NHI ने बनाया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। कहाँ पे? नागपुर में। ठीक है, बहुत बड़ा पार्क है। सो नाउ वी आर कंप्लीटेड विद 100 क्वेश्चंस, राइट? सो फॉर एनी डाउट्स please type your doubts in the comment section. We'll going to solve the question. We'll solve your issues. और if you like our video, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो please like and subscribe the channel. Thank you so much.